इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेम का अध्याय 10 त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बारे में बताऊंगा। जो भाई बहन इस वीडियो में नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयरों की भांति शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और सभी का लाभ हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका हर टॉपिक क्लियर होता चले, जिससे कि आपको पेपर में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपके निश्चित ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। इस वीडियो में आपको हर प्रकार के सवाल, हर प्रकार का मेथड आपको मैंने समझाया है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ आपके अच्छे नंबर आएंगे। इस वीडियो को जरूर देखें। तो हम पढ़ेंगे पहला त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा अभ्यास है, प्रश्नावली है 10 और इसमें इसके अंतर्गत लिखी गई हमने त्रिभुज। हमने सबसे पहले त्रिभुज लिया और त्रिभुज की हम आपकी परिभाषा बताएंगे कि त्रिभुज क्या है। ठीक है, तो तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति, तीन सरल भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का मतलब ही है, त्रिभुज माने त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज होता है। सभी लोग देख लेंगे, पहचान लें कि ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी डी, जी हमारा ए बी सी हमारा ये क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर आपको ये सूत्र नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है दूसरा सूत्र, क्योंकि इसमें हमारा निर्देशांक दिए रहेंगे। क्या रहेंगे? निर्देशांक दिए रहेंगे। निर्देशांक दिए रहेंगे x1, y1, x2, y2 और तीसरा बिंदु है x3, y3। ये हमारे तीन बिंदु दिए रहेंगे। इन्हीं बिंदुओं की सहायता से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले इसका सूत्र देख लेते हैं कि इसका सूत्र कैसा है और कौन सा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 कोष्ठ में लिखा है y2 माइनस y3 प्लस x2 और कोष्ठ में लिखना है हमें y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र है। आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ये हमारा क्या है? सूत्र है, इसको हमें पढ़ना है। इसी की सहायता से हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सूत्र है, कोई कठिन सूत्र नहीं है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो वैसे तो इसमें एक ट्रिक भी आप समझ सकते हैं कि देखो 1 2 3 गिनती लिखी हुई है। पहले जी ध्यान देना कि x हमारा क्या है? बाहर है। x1 x2 और x3 क्या है? बाहर है। और y हमारे कोष्ठ के अंदर है। ठीक है, और किस क्रम में है? गिनती के क्रम में। देखो 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हैं, है ना? समझ सकते हैं कि 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। ठीक है, और x हमारे बाहर है, y हमारे अंदर है। तो अब इससे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, जिससे कि आपको सूत्र आपको याद करना है, बस जिस प्रकार से आपका सूत्र याद हो। ठीक है, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र है, आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आपको सवाल अच्छे से कंप्लीट हो सके। अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल है हमारा पहला, बिंदुओं 0,4, 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे तीन बिंदु दिए गए हैं, इनसे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले तीनों बिंदु को हम नोट कर लेंगे। तो हम क्रम से मानेंगे x1, y1, x2, y2, x3 और y3। ठीक है, हमने क्रम से इनके मान नोट कर लिए, जिससे कि हमें इसमें सूत्र में मान रखने में कोई दिक्कत नहीं आ सके। अब हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्ठ में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र है, आपको अच्छे से पढ़ना है।
इसमें हमें मान नोट करने हैं। ठीक है, इसमें मान नोट करेंगे तो हम इसमें मान पुट करने जा रहे हैं, तो अब अच्छे समझें। 1/2 एक्स वन का मान क्या है 0, एक्स वन का मान है 0 तो मैं 0 लिख दिया। कोष्ट में y2 का मान है -4 तो -4 लिख दिया, माइनस y3 का मान है 0 तो मैं 0 लिख दिया, प्लस x2 का मान है कितना 2 0, x2 का मान भी 0 है तो 0 लिख दिया हमने। कोष्ट में y3 का मान 0 माइनस y1 का मान 4, y1 का मान कितना है 4 तो 4 लिख दिया, प्लस x3 का मान 6 है तो 6 लिख दिया। कोष्ट में y1 का मान 4 है तो 4 लिख दिया। अब आपको यहाँ समझना कि यहाँ पर माइनस दिया गया है और y2 का मान भी -4 है, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और प्लस 4 भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी, हमारे मान हमने सारे मान रख लिए हैं, कंप्लीट हो गया हमारा मान रखना। अब इसको हमें ओनली कैलकुलेशन करनी है, हल करना है, गणना करनी है। ठीक है, तो 1/2 0 -4 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो -4 आ गया, प्लस 0 इसका भी -4 आएगा, प्लस 6 4 4 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1/2 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0 में -4 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 6 को गुणा 8 में करेंगे तो प्लस 48 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करना है 48 + 0 को जोड़ना है, तो 1/2 गुणा 48, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 24 वर्ग इकाई, क्या आएगा 24 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको सवाल समझ में आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका हर टॉपिक एकदम क्लियर होता चले। दूसरा क्वेश्चन है उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु 4,6, 3,4 और 6,2 हैं। ठीक है जी, हमारे बिंदु दिए गए हैं तो इसको हमें पढ़ना है जी। बिंदु हम पहले नोट कर लेंगे और x1 y1, x2 y2, x3 और y3 के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, उसी प्रकार से करना है इस प्रकार से मैंने आपको पहला सवाल बताया था। ठीक है, इसमें हम पूरे मान लिखेंगे, मान रखना आपको आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो मैं दोबारा समझा देता हूँ अच्छे से कि मान कैसे रखना है। ठीक है, तो x1 का मान 4 है तो 4 लिख दिया, कोष्ठ लगा दिया, y2 का मान 4 है तो 4 लिख दिया, y3 का मान 2 है तो -2 लिख दिया, प्लस x2 का मान 3 है, x2 का मान 3 है तो 3 लिख दिया, और y3 का मान 2 है तो 2 लिख दिया, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, y1 का मान 6 है तो 6 लिख दिया, प्लस x3 का मान 6 है तो 6 लिख दिया, कोष्ठ में y1 का मान भी 6 है तो 6 लिख दिया, और माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, और y2 का मान 4 है तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे मान नोट हो जाते हैं, जो हमने मान रख लिए, अब हमें ओनली हल करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो 1/2 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, प्लस 3 गुणा 2 में से -6 घटाएंगे तो -4 आएगा, प्लस 6 और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो घटा लिया है, अब हम इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया, 4 गुणा -3 गुणा -4 करेंगे तो -4 12 आएगा, प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, 12 से 12 काट देंगे क्योंकि जो बराबर हैं और चिन्ह विपरीत हैं तो घट जाएंगे तो 0 आएगा। अब बचा कितना है 1/2 गुणा 8, 1/2 गुणा 8 तो 8 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सवाल, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चित्र में ABC एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया गया है। यदि BC की माप 6 है तो D की माप ज्ञात कीजिए और BC और D का संबंध भी क्या है, इसको भी बताना है। तो हमें ये सवाल दिया गया है चित्र के रूप में। ठीक है, तो जो हमारे बिंदु हैं D और E, AB और AC के मध्य बिंदु होते हैं, तो इसमें संबंध होता है कि जो DE होती है BC की आधी होती है, DE BC की आधी और समांतर होती है। ठीक है, समांतर भी होती है, इसको डॉट डॉट में आगे से मिला दें तो ये कभी नहीं मिलेंगी, समांतर होती हैं। संबंध लिखेंगे DE बराबर 1/2 BC, 1/2 BC का मान 6 है, 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, तो DE का मान 3 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब मान प्राप्त हो गया अब हमें इसका संबंध देखना है, तो लिखेंगे कि
रिलेशन है डी समांतर है BC के। क्यों? क्योंकि जो बिंदु डी है AB का और बिंदु E AC का मध्य बिंदु होता है। जब मध्य बिंदु होता है तो ये समांतर भी होंगी, तो D समांतर है BC के और DE बराबर 1/2 BC। जो D होती है, जो D भुजा होती है BC की आधी होती है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में त्रिभुज ABC और PQRS दो समरूप त्रिभुज हैं। तो BC सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर और QR 3 सेंटीमीटर है, तो भुजा AQ की माप ज्ञात कीजिए। जी हमारे दो चित्र बने हुए हैं। ठीक है, AB 3 दी है 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर और QR 3 सेंटीमीटर दिया गया है और PR ज्ञात करना है। ठीक है, PR क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जी हमारे कैसे त्रिभुज दिए गए हैं? समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। क्या? समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, अब ये त्रिभुज दिया गया हमारा समरूप त्रिभुज दिया गया है। कौन सा त्रिभुज? समरूप। तो समरूप का मतलब क्या होता है जी आपको समझना है। समरूप में हमारे दो त्रिभुज दिए रहे होते हैं और जैसे हम पहले त्रिभुज की भुजा लेंगे वही हम दूसरी त्रिभुज की भुजा लेंगे, दोनों का अनुपात करेंगे। यदि बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि हमारी समरूप त्रिभुज है। किस प्रकार से देखते हैं? जैसे हमने पहले का हमने आधार लिया AB, तो हम दूसरे का भी आधार लेंगे PQ, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और हमने पहले का हमने BC लिया, मतलब लंब ले लिया, तो दूसरे का भी हम QR लंब लेंगे, बराबर हमने पहले का कर्ण लिया AC बटे दूसरे का भी हम क्या लेंगे? कर्ण PR। यदि ये हमारा कंडीशन हमारी बराबर आती है, इस कंडीशन को फॉलो करती है, यदि हम इस कंडीशन को हम उसमें फॉलो कराएं और बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये हमारा समरूप त्रिभुज है। ये कंडीशन हमारी समरूप त्रिभुज को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो मैं अब आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समरूप त्रिभुज समझ में आ गया होगा कि समरूप त्रिभुज क्या कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका मान ज्ञात करना, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। जब समरूप होते हैं तो AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। हमने पहले का AB का हमने क्या लिया? आधार लिया, तो दूसरे का आधार लेंगे, बराबर फिर हमने पहले का लंब लिया BC, तो दूसरे का भी लंब लेंगे उनके अनुपात के रूप में। ठीक है, तो जो कि यहाँ बराबर होंगे, तो इसका मान नोट करेंगे। AB का मान 3 दिया है बटे PQ का मान हमें ज्ञात करना है, तो PQ बराबर BC का मान 2 दिया है और QR का मान 3। इसका हम कैंची गुणा करेंगे और 2 गुणा PQ बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा और PQ का मान ज्ञात करना है, तो 2 क्या बटे में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जी हमें गुणा में दिया गया है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा। 2 का भाग देंगे तो आएगा हमारा PQ बराबर 4.5। ठीक है, क्या आएगा? 4.5 आएगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सवाल, इम्पोर्टेंट थे। इस प्रकार के सवाल हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने आपको हर विधि के सवाल आपको समझा दिए हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। पूरी वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपका हर टॉपिक एकदम क्लियर होता चले। तो हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।